तेलंगाना विधानसभा की बजट बैठकें जारी रही। बैठक शुरू होते ही बैठक में दिवंगत पूर्व विधायक मादंडी सत्यनारायण रेड्डी, जगपति राव और रुद्रम्मा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अध्यक्ष पोचारम राम श्रीनिवास रेड्डी ने सदन के समक्ष उनकी सेवाओं को याद किया। पूर्व विधायकों के निधन पर सदन ने 2 मिनट का मौन रखा। बाद में प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधायक को मंत्री निरंजन रेड्डी ने विधानसभा में पेश किया। सरकार ने होम साइंस कोर्स का नाम बदलकर कम्युनिटी साइंस करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय को बीएससी कृषि एवं बागवानी पाठ्यक्रमों को पूरक मान्यता देने का अधिकार देकर कानून में संशोधन किया गया है। मालूम होता है कि सरकार ने वनापर्थी और करीमनगर में नए डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। तब अध्यक्ष ने सदन में सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का और अन्य द्वारा दिए गए कई स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। बाद में स्पीकर ने एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी से 2023 से 24 के बजट पर आम चर्चा शुरू करने को कहा। सरकार द्वारा विधानसभा में प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में बजट पर आम चर्चा शुरू की। विभाजन अधिनियम के अनुसार तेलंगाना को धन प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कोष के मामलों में प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को 1/3 ही फंड आ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि कम हो रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर में गोदामों को स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि गोदामों में खतरनाक रसायन रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने डेक्कन मॉल के विध्वंस स्थल का दौरा किया, जहां हाल ही में सिकंदराबाद में आग लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार को झटका लगा है। विधायक खरीद मामले में तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। खंडपीठ ने यथास्थिति देने से इंकार कर दिया। कल मुलुगु में पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रगति भवन में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, उस भवन के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस भवन पर केवल बीआरएस का एकाधिकार है। पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस में शिकायत कर चुके बीआरएस नेताओं ने विवादित टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नरसंपेट के विधायक पेड्डा सुदर्शन रेड्डी ने पूछताछ की। क्या कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ नक्सलियों को बुलाकर मुख्यमंत्री के आवास पर बमबारी करेगा? टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता के रूप में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे राज्य में जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामियों और जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाया जा रहा है। उसी के तहत मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व एमएलसी रामुलु नायक ने यूथ कांग्रेस नेता अनिल कुमार यादव के साथ घर घर जाकर पर्चे बांटे। अंजन कुमार ने कहा है कि लोग राज्य में बीआरएस शासन से थक चुके हैं। लोग इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ताजपोशी करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी लोगों के और करीब आने जा रही है। तेलंगाना सरकार ने 16 डीएसपी का तबादला किया है। इनमें से अधिकतर डीएसपी को एसपी स्तर का दर्जा मिला हुआ है। महबूबाबाद डीएसपी पी सैयद को बेल्लमपल्ली के एसीपी, राचकोंडा एसीपी एसीवी हरिकृष्णा, एलबी नगर एसीपी, साइबर क्राइम एसीपी एम किरण कुमार, निजामाबाद टाउन एसीपी डीजीपी अंजनी कुमार ने आदेश दिया है कि स्थानांतरित डीएसपी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। उन्हें निर्धारित पदों पर तत्काल रिपोर्ट करने को कहा गया है। राष्ट्रीय यादव अधिकार संघर्ष समिति ने यादवों की मांगों को तत्काल हल करने के लिए चलो विधानसभा बुलाई है। इसी पृष्ठभूमि में विधानसभा का घेराव करने जा रहे यादवों को मीरपेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने पुलिस के व्यवहार पर रोष जताते हुए कहा है कि शांति से चल रहे लोगों को गिरफ्तार करना गलत है। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। यादव जो तेलंगाना में 20% है को इस बजट बैठक में यादव निगम और हटाए गए एसएनडीपी आरक्षण के लिए प्रावधान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यादव अधिकार के प्रदेश महासचिव श्रीनिवास यादव ने कहा है कि भेड़ों के दूसरे जत्थे का वितरण शुरू करने की मांग को सीएम केसीआर नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उन्हें यादवों का वोट चाहिए था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
सीबीआई ने बुधवार को हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया। बुच्ची बाबू गोरंटला को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी कविता का पूर्व सहयोगी माना जाता है, जिनका नाम पहले ही मामले में घसीटा जा चुका है। समय समय पर जांच एजेंसियों की पकड़ में न आने वाले साइबर अपराधियों ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। वे कदम कदम पर पैसा लूट रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल कर और समय समय पर रणनीति बदलकर धोखाधड़ी की जा रही है। जीडी मेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित शोधना लेबोरेटरीज केमिकल कंपनी में हादसा हुआ। उद्योग में एक रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिससे 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को साथी मजदूरों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में मजदूर मेदनाथ की मौत हो गई। 2 अन्य शशिधर और जयदेव दलाई गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें बेहतर इलाज के लिए यशोदा अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। समाज में दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं बढ़ती जा रही है। आए दिन कहीं न कहीं महिलाएं शिकार होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां बलात्कारी बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते। हाल ही में भाग्यनगर के चंद्रायन गुट्टा में एक लड़की बलात्कारियों की शिकार हो गई। 4 युवकों ने मिलकर एक युवती से गैंगरेप किया। युवकों ने युवती को शराब पिलाकर इस हैवानियत को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि बच्ची की दरिंदगी की शिकार का कारण एक अन्य महिला थी। दवा लेने गई लड़की को महिला ने कम कीमत पर दवा दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गई और उन दरिंदों के हवाले कर दिया। महिला ने गांजा के नशे में धुत युवकों को लड़की सौंप दी। उसके बाद बच्ची को कमरे में बंद कर सामूहिक दुष्कर्म किया। इन सब बातों की जानकारी लड़की ने अपने माता पिता को दी। माता पिता की शिकायत के बाद चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। बच्ची को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फिल्म अभिनेता सोनू सूद हैदराबाद पहुंचे। सोनू सूद ने नेचर क्योर अस्पताल का भी दौरा किया, जिसका नवीनीकरण किया जा रहा है। भाजपा की पार्षद अकुला श्रीवाणी ने एमआईएम विधायकों के नौटंकी का जिक्र करते हुए कहा, विधानसभा में अक्सर एमआईएम के विधायकों को नौटंकी करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के पार्षद हो या मनोनीत पदों पर आसीन अन्य सदस्य, उनके इन हरकतों को अक्सर देखा जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि पुराने शहर में इन प्रजा प्रतिनिधियों से आम लोगों को कितना फायदा हुआ है। आज भी पुराने शहर की हालत वैसी ही है। वही पुराना सड़कें, तंग गलियां, पेयजल समस्या, बिजली समस्या सब जैसे कि तैसी बनी हुई है। एमआईएम का गठबंधन बीआरएस के साथ रहा हो या कांग्रेस के साथ, लेकिन आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। केवल सांप्रदायिक के नाम पर वोट बटोरने वाले एमआईएम नेता लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि विधानसभा में ऐसे मुद्दों को अक्सर उठाने वाले विधायक इसे मूर्ख रूप देने के लिए अब तक कोई बड़ा आंदोलन करना तो दूर, इसे कई गंभीरता से नहीं लिया गया है। अब पुराने शहर के लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा और एक बार फिर भाजपा को भी मौका देना होगा। 2 दिन पहले यहाँ विधानसभा में एमआईएम के अकबरुद्दीन भाई साहब और मिनिस्टर केटीआर के बीच में बहुत बेहतरीन और जबरदस्त नकली ड्रामा का तमाशा हुआ। ये तमाशा तो हम देखते ही आ रहे हैं। पिछले 25 और 30 साल से अकबरुद्दीन भाई साहब और असदुद्दीन भाई साहब और एमआईएम के लीडर्स ये लड़ना झगड़ना तो हर वक्त हर जगह करते हैं। संसद में, विधानसभा में, जीएचएमसी काउंसिल में, सरकारी ऑफिसरों के साथ और रोडों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी करते हैं। ये सब स्पीच भी अच्छे तरीके से देते हैं। ये सब सुनने के लिए कानों को तो अच्छी लगती है, लेकिन ओल्ड सिटी लोगों को क्या तरक्की हुआ। और इन भाई ये पूरे सत्ताधारी सरकार के साथ दोस्ती भी अच्छी रहती है। सुबह कुश्ती करना, रात को दोस्ती करना, दोस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी ओल्ड सिटी लोगों को कुछ तरक्की नहीं हुआ। तरक्की हुआ लेकिन किनकी? इन भाई की और एमआईएम के लीडर्स की तरक्की हुआ। अगर एक बार तेलंगाना राज्य के दूसरे स्थानों के साथ तुलना करें तो ओल्ड सिटी में क्या अच्छा हुआ। अगर देखें तो ड्रेनेज प्रॉब्लम, सैनिटाइजेशन, क्लेंजीनेस, थीम पार्क्स नहीं है, रोड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, फ्लाईओवर्स नहीं है और मेट्रो स्टेशन भी नहीं है, मेट्रो का लाइन भी नहीं है और यहाँ का कुछ विकास भी नहीं हुआ। अकबरुद्दीन भाई साहब, आप विधानसभा में केटीआर को चैलेंज कर रहे थे कि आप 50 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको सच्चे दिल से लोगों के ऊपर प्यार है, आदर है और उनके आपका सम्मान करना चाहते हैं तो
केवल 50 सीट में नहीं, आप पहले पूरे तेलंगाना राज्य के 119 सीटों पर चुनाव लड़िए और उनके बाद ये तमाशा कीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अकबरुद्दीन भाई साहब, ओवैसी भाई साहब और MIM के लीडर्स, ये तमाशा छोड़िए। ये तमाशा छोड़कर लोगों के विकास के बारे में सोचिए। मैं अपने ओल्ड सिटी भाई और बहन से भी अपील करती हूँ, एक बार इन लोगों के तमाशा को छोड़कर आप सच्चे दिल से जो विकास के बारे में प्रयास कर रहे हैं और जो लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, उनको वोट दीजिए। इस बार ओल्ड सिटी में कमल को जिताइए और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का स्वागत कीजिए। MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वित्तीय प्रतिबंध लगाकर तेलंगाना की प्रगति को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। विधानसभा में बजट पर आम बहस शुरू करने वाले अकबरुद्दीन ने कहा है कि राज्य के विभाजन कानून के मुताबिक तेलंगाना को फंड नहीं मिला। बजट के अनुमान 20% से भी कम सहायता अनुदान आ रहा है। राज्य सरकार के लेखा जोखा में सरप्लस बजट दिखाए जाने के कारण राजस्व घाटे की भरपाई के लिए धन जारी नहीं किया जा रहा है। अब भी राज्य सरकार को सटीक लेखा जोखा पेश कर राजस्व घाटे से फंड प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि FRBM की सीमा से अधिक कर्ज लेने वाले तेलंगाना पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। अकबरुद्दीन ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना ने राज्य सरकार के प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रगति की है। Eventful existence as a separate state. The state progress would have been more spectacular if the central government had lent a helping hand with liberal financial assistance. Honorable Speaker, sir, I must say that the Finance Minister Sahab has done or tried doing justice to his task of budget making by presenting the next year's budget, keeping in view the constraints imposed by the central government by way of less devolution and grants in aid as well as restrictions on borrowing by Telangana government. If the central government has been a bit liberal, Telangana state budget for the year 23-24 would have crossed 3 lakh crore mark. Sir, unlike the governor's address which had no reference to the central government's stepmotherly treatment towards Telangana, Harish Rao Saab has talked elaborately on the issue of hurdles created by the central government to the development of Telangana. So during the current year, the state budget has estimated the borrowings to be rupees 53,970 crores, but the central government unilaterally imposed a cut of 15,033 crores and reduced the state borrowing limit to rupees 38,937 crores, though Telangana borrowings have been well within the limits of FRBM Act. Sir, I would like to point out that the FRBM Act applies equally to the central government and the states. However, the BJP has been selectively targeting the non-BJP ruled state by restoring to unilateral restrictions and their borrowing limit under FRBM. The central government is borrowing, which is equivalent to fiscal deficit, is 6.7% of the GDP in the financial year 21-22 and 6.4% in 2022 and 23 and 5.9% in the next financial year. The comparative figures for the Telangana state financial deficit is 4.06 of GSDP in financial year 21-22, 3.21 in the current year and 3.5% in the next financial year. If we have to see the borrowings of the state government and the central government, Telangana is far less, but still the central government is restricting and stopping the Telangana state from borrowing, sir. Sir, I was going through